10 की स्टार्टिंग होती है डोई से। डोई किसी हॉस्पिटल में लेटा होता है स्कूल में ब्लास्ट वाले हादसे के बाद। डोई की जब ये आंखें खुलती है तो डोई कहता है मुझे स्कूल का हादसा याद है। नर्स डोई को चेक करती है और करेन से कहती है कि ये अब ठीक है। फिर डोई करेन से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो वहाँ क्या हुआ था। करेन उसे बताती है टेररिस्ट ने आपको किडनैप करने की कोशिश की थी। करेन डोई को बताती है हम यूनाइटेड वुमेन दुनिया में सबको सारी चीजें पहुंचाती हैं पर कुछ लोग यूनाइटेड वुमेन के इंचार्ज होने से खुश नहीं है। फिर जब ये अकीरा ये चीजों सुनकर चिफ्यू रूम में आ जाती है। डोई कहता है तुम सबको चिंता में डालने के लिए माफ करना, क्या तुम सब ठीक हो। फिर वो चारों डोई से चिपक कर रोने लगती है। अगले सीन में हमें करेन और डोई को हॉस्पिटल की छत पे दिखाया जाता है। डोई करेन से कहता है क्या मेरा बाहर रहना ठीक है, वो लोग मेरे पीछे है ना। करेन उसे अपना रुमाल उस जाल पर फेंक कर दिखाती है और उस जाल में काफी ज्यादा वोल्टेज का करंट फ्लो कर रहा होता है। करेन कहती है ऐसा ही एक बैरियर स्कूल के चारों ओर भी था पर शायद अंदर कोई उनका जासूस होगा। करेन कहती है मुझे लगा था आप एरिका से नफरत करते थे, फिर आपने उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। डोई कहता है वो बस मुझसे अचानक से हो गया था। करेन कहती है आपका शरीर बहुत खास है तो आगे से ऐसा कुछ मत करना। डोई कहता है हाँ मैं दुनिया में एक लौता आदमी जो हूँ। करेन उसे सच बता देती है कि असल में दुनिया के अंदर 4 और भी आदमी है, उन्हें भी आपकी जैसी ही बीमारी थी। डोई ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है। करेन कहती है उनमें से अभी कुछ जागे नहीं है। डोई ये बात सुन के डरने लगता है कि कहीं फिर से पहले की तरह उसे बुली न किया जाए। करेन उसे उकसाती है ये बोल के कि वो सब आपकी रुकावटें हैं, है ना। करेन कहती है इसके बाद मैं आपको किमोनो से टोक्यो ले जाने के बारे में सोच रही हूँ। वहाँ अभी यूनाइटेड वुमेन वर्ल्ड हेडक्वार्टर से एक मैसेंजर आई हुई है, इसलिए यहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रही है। डोई कहता है तुम आखिर करना क्या चाहती हो। करेन कहती है आप तो काफी स्मार्ट हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ मैं सबसे ताकतवर और सबसे खास बनना चाहती हूँ। करेन कहती है मैं पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं आपको दुनिया में नंबर 1 आदमी बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरे और आपके इंटरेस्ट सेम है। डोई कहता है तुम मुझे अपना प्लान बाद में बता सकती हो, पहले मुझे एक बात बताओ तुमने कभी खुद मेरे बच्चे की पहली माँ बनने का क्यों नहीं सोचा। करेन कहती है आपको गेम्स के रूल्स तो पता है ना, मैं प्लेयर बनने से अच्छा कोच बन के सबको क्या करना है वो बताना पसंद करूंगी। अगर आप मेरे साथ मेट करना चाहते हैं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं माँ भी बन गई तब भी मैं ही आपकी अटेंडेंट रहूंगी। डोई करेन से हाथ मिलाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हमें हिकारू सकाकी को दिखाते हैं, वही लड़की जिसको एरिसा ने स्पाई बना के भेजा है केमोनो सिटी में। हिकारू एरिसा को कॉल करती है और कहती है माफ करना मैं नंबर 3 को पकड़ने में नाकाम रही। एरिसा कहती है वो हमें लेकर पहले से सतर्क थे, तुम बिल्कुल भी और रिस्क मत लेना। हिकारू कहती है हाँ मैं केमोनो सिटी छोड़ने वाली हूँ। हिकारू एरिसा से पूछती है और तुम्हारे वहाँ पे क्या चल रहा है। एरिसा बताती है अभी हम उसे ले जा रहे हैं। एरिसा नंबर 4 की बात कर रही है जिसको इजानामी ग्रुप ने किडनैप किया है। इसी ग्रुप में एरिसा और हिकारू भी है। नंबर 4 अभी भी कोल्ड स्लीप में ही सो रहा होता है। ये लोग पूरी की पूरी मशीन उठा के ले आए हैं। इस ग्रुप में जितनी भी औरतें हैं सबका चेहरा ढका हुआ होता है। उनमें से एक औरत बोलती है अब हम अवेकनिंग की रस्म शुरू करेंगे हमारे गुलाम की। फिर हमें मीरा का सीन दिखाते हैं जिसमें कि जनरल शोता उन सब से बातें कर रही होती है। क्या तुमने उन टेरर अटैक्स के बारे में नहीं सुना। जनरल कहती है नंबर 1 को थोड़े दिन के लिए यहाँ लाया जाएगा तो उसकी तैयारियां कर लेना। वो ननेको से कहती है तुम्हें भी यहाँ आना होगा, तुम उसकी अटेंडेंट हो। और नंबर 2 कुरोदा उसकी बॉडीगार्ड और नर्स पहले ही यहाँ आ चुके हैं। फिर हमें जापान हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं जिसमें क्लोई, रीतो, रे और कुरोदा बात कर रहे होते हैं। रीतो कहता है जो किडनैप हुआ वो चौथा आदमी था, है ना। क्लोई कहती है टेररिस्ट ने हमारे जापान आने का फायदा उठाया और एक ही वक्त पर कई जगहों पर ब्लास्ट किए। अगर जापानीज ब्रांच वर्ल्ड हेडक्वार्टर को पहले ही बता देती कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ 4 आदमी है तो हम इसे रोक सकते थे। रीतो कहता है टेररिस्ट आखिर चाहते क्या है। क्लोई कहती है हमें ये सब नहीं पता पर ऐसा लगता है जैसे कि ये जापानीज ब्रांच के अत्याचार करने की वजह से हुआ हो। जब ही रे चिल्लाकर बोलती है जापानीज ब्रांच जुल्मी नहीं है। क्लोई कहती है तो फिर टेररिस्ट अटैक्स क्यों हुए। रीतो कहता है और एरिसा भी इसी ग्रुप में है ना। क्लोई कहती है हाँ वो इसी ग्रुप में है, देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि एरिसा उनकी लीडर्स में से एक हो। रीतो क्लोई से पूछता है हमें अब क्या करना चाहिए। क्लोई कहती है रीतो मिजुहारा आप एक अच्छे आदमी हो, आपने जापान ब्रांच के ऑर्डर्स नहीं माने और किसी भी लड़की के साथ मैटिंग नहीं की। चिंता मत करिए, हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि तुम यहाँ सेफ रहो। इतना बोलकर क्लोई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्लोई पूरी नेकेड खड़ी होकर अपने मिशन की रिपोर्ट दे रही होती है। ये शायद वर्ल्ड हेडक्वार्टर के हेड्स में से एक हो सकती है। क्लोई उसे बताती है नंबर 1 और नंबर 2 की मीटिंग रोक दी गई है और हमें पता है कि नंबर 3 किस जगह पर है और नंबर 5 अभी भी लोकल फैसिलिटी में कोल्ड स्लीप के अंदर सो रहा है। वो लेडी क्लोई से कहती है नंबर 2 रीतो का तो मैं समझ सकती हूँ
लेकिन नंबर 1 हीनो कैसे मीटिंग बंद करने के लिए मान गया। क्लोई कहती है वो अभी भी हवस से भरा हुआ लग रहा था, पर वो अभी के लिए मान गया है। वो लेडी क्लोई से कहती है नंबर्स को संभालने में ज्यादा ध्यान रखना, समझी। और यहीं पर उनकी बात पूरी हो जाती है और कॉल कट हो जाती है। फिर क्लोई ठरकियों की तरह हंसने लगती है और कहती है काल्पनिक दुनिया बेहद करीब है। फिर से हमें रीतो का सीन दिखाते हैं। वो अपने बेड पर लेटा होता है। वो सोच रहा होता है एरिसा क्यों टेररिस्ट बनी। फिर वो अपना फोन चेक करने के लिए उठाता है, तभी एरिसा उसकी लोकेशन के रेंज में आ जाती है। जो पेंडेंट एरिसा को रीतो ने दिया था, अभी तक तो उसकी लोकेशन बस देश से बाहर आ रही थी, लेकिन अब उसकी लोकेशन कहीं आसपास की ही शो हो रही होती है। बट अभी भी रीतो उसकी बिल्कुल सही लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। जब ही अकाने उसके रूम में आ जाती है और रीतो अपना फोन छुपा लेता है। अकाने कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अकाने और रीतो बाथरूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं क्लोई हीनो के पास जाती है और कहती है फिर से मिलकर खुशी हुई। ननेको और एक और लड़की भी वहाँ होती है। हीनो उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। क्लोई कहती है आपको इस छोटे से कमरे में रखने के लिए माफ करना, अभी हालात बहुत खराब है। हीनो कहता है मैंने टेररिस्ट, वर्ल्ड हेडक्वार्टर और बाकी जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में सुना है, पर बाकी लड़कियां जो यहाँ नहीं है क्या वो सेफ हैं? क्लोई कहती है बेशक वो ठीक है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर औरतों के ही साथ है। क्लोई कहती है वैसे ननेको के अलावा ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हीनो कहता है कितायामा यहाँ मेरे ख्याल रखने के लिए है। क्लोई उसे मना कर देती है और कहती है कोई बहाने नहीं चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपसे मिलने से पहले उन्हें हमारी परमिशन लेनी होगी। आपका खाना, आपका नहाना, ये सारी चीजें आपको हेल्दी रखने के लिए काफी है। फिर हीनो को गुस्सा आ जाता है और हीनो कहता है ऐसा मत सोचना, हर आदमी वही करेगा जो तुम कहोगी। फिर हमें अकाने और रीतो का सीन दिखाते हैं। अकाने रीतो से कहती है मैं आपको मेरी माँ डायरेक्टर कियारा के बारे में बताना चाहती हूँ। डायरेक्टर्स को MK वायरस बनाने के जुर्म में पूछताछ के लिए कैद रखा जाएगा। रीतो कहता है क्या उन्होंने ही MK वायरस बनाया है? अकाने कहती है मुझे उनसे काफी नफरत है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती और मैं उस क्लोई पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरी माँ हमेशा से ही मेहनती और ईमानदार इंसान रही है, उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को अहमियत दी। अकाने बताती है मेरा एक छोटा भाई भी था, 5 साल पहले तक वो उसके फ्यूनरल में भी नहीं आई थी। वो इस देश को इस बीमारी से बचाने की कोशिश कर रही थी। रीतो कहता है चलो इस बारे में डायरेक्टर कियारा से बात करते हैं, मैं क्लोई से इस बारे में बात जरूर करूंगा। फिर जब ही कुरोदा भागती हुई आती है और कहती है जल्दी करो एक मुसीबत आ गई है। फिर हमें दिखाते हैं कि एरिसा पूरे वर्ल्ड पे लाइव आई हुई होती है। अकाने पूछती है क्या आप इसे ही ढूंढ रहे थे? एरिसा बताती है हम टेररिस्ट नहीं है, हम बस एक ग्रुप है जो दुनिया को यूनाइटेड वुमेन के राज से आजाद करेंगे। यूनाइटेड वुमेन का कहना है वो दुनिया में शांति लाने का काम करते हैं, पर ये सरासर झूठ है। फिर एरिसा उस 4th नंबर के आदमी को लाइव दिखा देती है और कहती है इसका नाम है किनेबुची जैन। ये एक आदमी है मिजुहारा रीतो की तरह ही, ये भी कोल्ड स्लीप से बाहर जिंदा रहने वाला दूसरा आदमी है। जो औरतें यूनाइटेड वुमेन के जरिए राज कर रही है, उन्होंने इसकी मौजूदगी को छुपाए रखा और हमारे पास यूनाइटेड वुमेन के एक और कारनामे का प्रूफ है। ये सैटेलाइट के बचे हुए कुछ टुकड़े हैं जो दुनिया की किसी फैक्ट्री में रखे हुए थे। MK वायरस इन जगहों पर ज्यादा पाया गया था और यहाँ उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है और इस कंपनी की प्रेसिडेंट अब यूनाइटेड वुमेन के लीडर्स में से एक है। इसका इशारा इस तरफ जाता है कि यूनाइटेड वुमेन अभी के लीडर्स वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में MK वायरस फैलाया था। यूनाइटेड वुमेन सारे मर्दों को खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है जहाँ सिर्फ औरतें ही हो। रीतो कुरोदा से कहता है कि यूनाइटेड वुमेन के लीडर्स ने MK वायरस बनाया है। कुरोदा कहती है मुझे भी इस सब के बारे में नहीं पता। फिर एरिसा कहती है यूनाइटेड वुमेन पहले से ही काफी चीजें अमेरिका भेजकर सिर्फ फीमेल सेक्स से ही बच्चे पैदा करने के प्लान को सपोर्ट कर रही है। हम इजानामी, मिजुहारा, रीतो और यूनाइटेड वुमेन के कब्जे में जो 3 आदमी हैं और जो कोल्ड स्लीप में सो रहे हैं, हम उनकी मांग करते हैं, उनको हमारे हवाले कर दो। बिना आदमी के दुनिया बेकार है। एरिसा बस इतना ही बोल पाती है जब तक यूनाइटेड वुमेन अपनी सैटेलाइट ठीक कर लेती है और उसे अपने संपर्क में ले आती है। फिर रीतो भागता हुआ क्लोई के पास जाता है और उससे पूछता है तुम उस न्यूज के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगी? क्लोई कहती है अगर हमारा गोल आदमियों को मारना ही होता तो तुम्हें कब का मार दिया होता। रीतो कहता है मुझे दुनिया में सभी लोग जानते हैं, इसलिए शायद तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्लोई कहती है तो क्या हमारे आने के बाद के किसी भी कोल्ड स्लीप में सो रहे आदमी की मौत हुई? तुम्हारा अपनी लवर पर भरोसा करना मैं समझ सकती हूँ, पर एरिसा ताचिबाना उन टेररिस्ट में से ही एक है जिन्होंने नंबर 4 को जबरदस्ती अगवा किया है। फिर क्लोई खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है मुझे काफी गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और रीतो हमेशा की तरह वहाँ से भाग जाता है। फिर से हमें क्लोई
को पूरी नेकेड दिखाया जाता है अपनी बॉस को रिपोर्ट देते हुए। क्लोई कहती है सब थोड़ा डगमगा सा गया था, पर जापानीज लोग काफी आज्ञाकारी लोग हैं, इसलिए यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्लोई की एक बॉस बोलती है इज़ानामी की न्यूज हमारी मीडिया से पूरी तरह मिटा दी गई है, हमारे स्टाफ और लीडरशिप में काम करने वाली औरतों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, प्लान अभी सही चल रहा है। खासकर रीतो मिजुआरा पर ज्यादा ध्यान रखना, समझी। फिर उनकी कॉल कट हो जाती है और हमें रीतो कुरोदा अकाने को दिखाते हैं। कुरोदा कहती है अब हम क्या करेंगे। रीतो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके एरिसा से बात करनी होगी। फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जब अकाने अपनी माँ कियारा से मिलने जाती है। अकाने कहती है काफी कुछ हुआ है और अभी हालात बहुत बुरे हैं, इसी वजह से हम अंदर आने में कामयाब रहे। उसके साथ सुई भी होती है जो बाहर गार्ड से निपट रही होती है। कियारा कहती है तो एक सिविलियन और ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वुमेन के खिलाफ जा रही है ना। कियारा कहती है यूनाइटेड वुमेन इसलिए ही यहाँ आई है क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जापान में उनके जासूसों का नेटवर्क हमसे भी बड़ा है। अकाने कहती है माफ करना, लेकिन मैं यहाँ आपको बचाने नहीं आई हूँ, मेरा बस एक सवाल है। कियारा कहती है कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। अकाने रीतो से कहती है चलो यहाँ से भाग जाते हैं। रीतो कहता है क्या तुम सीरियस हो। फिर रीतो कहता है चलो बाकी बातें अंदर जाके करते हैं। तो जब भी रीतो को पकड़ लेती है और कहती है रुको अंदर कोई है, लेकिन वहाँ डोई होता है जो अचानक से बड़ा हो गया है और करेन बेड पर बैठी होती है। करेन रीतो को देखकर कहती है आप आ गए, हमें आपका ही इंतजार था। डोई कहता है तुम्हारा नाम रीतो मिजुआरा है ना, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं नंबर 3 शोता दोई हूँ। और यहीं पे एपिसोड 10 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो